हेलो एवरीवन, संगीता तोमर की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम हिस्ट्री के ये सेकंड चैप्टर में से आज इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहले जो पिछली जो वीडियो थी 16 महाजनपदों के बारे में हमने बात की थी और उसमें जो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उस समय का मगध, उसके बारे में बात की। और आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो इसमें मैं आपके लिए बहुत ख़ास लेके आई हूँ कि जो मगध की जो गद्दी पर सबसे जो शक्तिशाली जो वंश था वो मौर्य वंश था, जिन्होंने कि वहाँ पर शासन किया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की मगध में, और मगध में जो मौर्य वंश की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो इसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके जो प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके जो वंश के बारे में वो कोई निश्चित जानकारी इतिहासकारों को प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन कुछ जैसे बौद्ध परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त था उसका पिता मौर्य नगर का ही राजा हुआ करता था और वह एक बार दूसरे राजा से लड़ते हुए मारा गया। और उस समय उसकी जो माता मतलब कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता और उस राजा की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और पाटलिपुत्र में अपने भाई के पास चली गई। तो यहाँ पर उसने 345 ईस्वी पूर्व में एक बच्चे को जन्म दिया और इस बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा गया। अब बालक की रक्षा के लिए जो अपने मामा के घर जब चंद्रगुप्त का जन्म हुआ तो ये माना जाता है कि उसकी रक्षा के लिए उसे एक ग्वाले को दे दिया गया और उसके बाद उसका जो पालन पोषण वो एक शिकारी द्वारा किया गया। तो एक दिन जब वो दूसरे बालकों के साथ मिलकर एक शाही खेल खेल रहा था तो अचानक कौटिल्य अथवा जो चाणक्य था उसकी नज़र उस पर पड़ी और उसने इस बालक को उस शिकारी से खरीद लिया और तक्षशिला ले आया। और यहाँ पर उसने चंद्रगुप्त को 7-8 वर्षों तक सभी प्रकार की शिक्षा दी और कौटिल्य तक्षशिला नगर के एक ब्राह्मण का पुत्र था। तो एक बार मतलब जो कौटिल्य उसको लेके आया था तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौटिल्य जो था ये एक ब्राह्मण कुल से संबंधित था। और एक बार जब ये नंद शासक के दरबार में जो धनानंद, जब हमने नंद वंश के बारे में पढ़ा था तो उसमें वहाँ के एक शासक धनानंद के बारे में पढ़ा था। तो जब धनानंद का शासन था तो उस समय उसने कौटिल्य का भारी दरबार में मतलब जो अपना दरबार था उसमें भारी अपमान किया था। तो उस समय कौटिल्य ने पूरे दरबार में ये प्रतिज्ञा ली थी कि वह नंद वंश को समाप्त करके ही सुख की सांस लेगा। और उसकी ये प्रतिज्ञा उस समय पूरी हुई जब उसने नंद वंश का नाश करके वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर बिठा दिया। अब ये तो था बौद्ध परंपरा के अनुसार, लेकिन एक दूसरा विचार यहाँ पर रखा गया है कि जो चंद्रगुप्त है उसने अपना बचपन तक्षशिला में नहीं अपितु पाटलिपुत्र में व्यतीत किया और युवा होने पर उसने नंद दरबार में नौकरी कर ली और अपनी योग्यता के फलस्वरूप ही वे शीघ्र ही उच्च सैनिक पद पर पहुंच गया। एक दिन किसी बात पर नाराज होकर नंद शासक ने उसको नौकरी से निकाल दिया और वह स्थान स्थान पर घूमता हुआ तक्षशिला पहुंचा और वहां उसकी भेंट कौटिल्य से हुई और वह पहले ही नंद वंश के विरुद्ध था और इसीलिए उन दोनों ने नंद वंश का विनाश करने के लिए संयुक्त प्रयास करने का निर्णय किया। और इस संबंध में चंद्रगुप्त तक्षशिला में सिकंदर से मिला और उसे नंद राजा पर आक्रमण करने का परामर्श भी दिया
और सिकंदर को चंद्रगुप्त का अहंकारी व्यवहार पसंद नहीं आया और उसने उसे मारने की आज्ञा दे दी, किंतु वो किसी तरह से बच निकला। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त के जो वंश के बारे में वो भी इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो चंद्रगुप्त था वो नंद वंश का ही एक राजकुमार था। उसकी माँ का नाम मुर्रा था जो कि शूद्र जाति की थी, इसीलिए चंद्रगुप्त के वंश का नाम मौर्य पड़ गया। और बौद्ध परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त क्षत्रिय जाति से संबंधित मौर्य वंश से था और इस वंश के लोगों को हिमालय में एक ऐसे भाग में शरण लेनी पड़ी जहाँ बहुत सारे मोर पाए जाते थे, तो इस कारण ये लोग मौर्य कहलाए। तो ये तो था डियर स्टूडेंट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इसका जो आरंभिक जीवन है उसके बारे में कोई भी निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है। अब इसके बाद जो चंद्रगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो उस समय मतलब कि अपने इसने मौर्य वंश की स्थापना की, तो उस समय जो उत्तरी भारत था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो जो चंद्रगुप्त था उसने अपनी बुद्धिमत्ता तथा अपने अथक प्रयासों से बहुत सारे प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और अपने जो उसको एक छोटा सा राज्य मिला था उसको एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर जो उसकी विजय है पंजाब की विजय, जो कि इसने 322 ईस्वी पूर्व में प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य की स्थापना करने के लिए सबसे पहले उत्तर पश्चिम में जो स्थित पंजाब है उसकी ओर ध्यान दिया। तो 325 ईस्वी पूर्व में जब वो सिकंदर भारत से लौट गया तो उसके द्वारा बीजी क्षेत्रों में उस समय अराजकता फैल गई। तो पंजाब में सिकंदर द्वारा जो नियुक्त अपना प्रतिनिधि था फिलिप्स, उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गई और ऐसी स्थिति में वहाँ पर अराजकता फैल गई और इसका लाभ चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में उठाया और उसने क्या किया, पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अब इसके बाद उसने बड़ी सरलता से पंजाब पर अधिकार कर लिया तथा उसे यूनानियों की दास्ता से मुक्त करवाया। तो इस प्रकार पंजाब की जो विजय थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक महान सफलता सिद्ध हुई। इसके बाद बात करते हैं मगध के बारे में। जी हाँ, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो उस समय का जो सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो 321 ईस्वी पूर्व में जब इसने पंजाब की विजय प्राप्त की तो उसी से ही प्रोत्साहित होकर उसने मगध की ओर अपना ध्यान दिया। और जो मगध था उस समय ये भौगोलिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था और उस समय मगध का राजा धनानंद था और जो कि अपने अत्याचारों के कारण प्रजा में बहुत कुख्यात था। और इसके अतिरिक्त उसने चंद्रगुप्त मौर्य का जो मुख्य परामर्शदाता था कौटिल्य का भी अपमान किया हुआ था। तो इन सभी कारणों से चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में मगध पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध के संबंध में इतिहास से कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, परंतु इतनी बात स्पष्ट है कि दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारी संख्या में सैनिक मारे गए। और ये भी कहा जाता है कि इस युद्ध में धनानंद और उसका जो परिवार था वो सारे मारे गए। परंतु अगर जैन परंपराओं के अनुसार देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को क्षमा कर दिया था और उसको मगध छोड़ने की अनुमति दे दी थी। अब इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो युद्ध हुआ ये आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, सेल्यूकस से युद्ध जो कि 305 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो जो सेल्यूकस था ये सिकंदर का ही एक महान सेनापति था और उसने पश्चिम तथा मध्य एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था और उसने अपने राज्य का और विस्तार करने के लिए सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो इस लड़ाई में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया और दोनों के मध्य में एक संधि हुई, जिसमें कि यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि सेल्यूकस ने अपने जो 4 प्रांत थे काबुल, कंधार, हिरात तथा बलूचिस्तान, ये उसने चंद्रगुप्त को
सौंप दिए और साथ में जो उसकी अपनी पुत्री थी उसका विवाह भी उसने चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। और उसके बाद उसने उसके दरबार में मेगस्थनीस को भी अपना राजदूत बनाकर भेजा और चंद्रगुप्त ने उसके सम्मान में उसको 500 हाथी भेंट किए। तो ये चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी विजय थी और इस विजय से उसकी जो प्रतिष्ठा थी उसमें भारी वृद्धि हुई। इसके बाद वैसे तो ऐतिहासिक जो स्रोतों के अभाव के कारण कुछ खास नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने इसके अलावा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा दक्षिण में मैसूर तक अपने क्षेत्रों मतलब उस समय क्षेत्रों को अपने अधिकार में लिया था। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो उसका जो राज्य था उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम तक, उत्तर पश्चिम के हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। और इसकी जो अपनी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसको पटना भी कहा जाता है, और उस समय जो पाटलिपुत्र थी उसकी गणना एशिया के सबसे बड़े नगरों में की जाती थी। तो ये तो था उसका साम्राज्य विस्तार। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस जो महान सम्राट की मृत्यु कैसे हुई। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जैन परंपराओं के अनुसार ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसने 24 वर्ष तक शासन करने के पश्चात संन्यास धारण कर लिया था तथा राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दी थी। और इसके बाद वो अपना गुरु, जो उसका गुरु था चंद्रगुप्त का, भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया और यहाँ उसने श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। और ये जो घटना है 298 ईस्वी पूर्व के आसपास की है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि चंद्रगुप्त ने अपने मृत्यु से पहले ही जो मगध की राजगद्दी थी वो बिंदुसार को सौंप दी थी। तो बिंदुसार के बारे में ये 298 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा था और इसने 273 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। लेकिन उसके जो शासन काल के बारे में कोई विशेष जानकारी मतलब प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि जो बिंदुसार था ये भी अपने पिता की तरह ही वीर था। उसने भी दक्षिण भारत को विजित करके मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित किया था, परंतु कुछ विद्वान इस विचार से भी सहमत नहीं हैं। तो इसके बाद जो बिंदुसार का जो शासनकाल है वो ये माना जाता है कि जब इसका शासनकाल था तो उस समय तक्षशिला में लोगों ने मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो उस समय तक्षशिला का गवर्नर बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीम था, जो कि विद्रोह का दमन करने में विफल रहा। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो बिंदुसार था उसने इस विद्रोह का दमन करने के लिए जो उसका दूसरा पुत्र था अशोक को वहाँ पर भेजा, जो कि उस समय उज्जैन का गवर्नर था। अशोक वहाँ पर गया और उसने तक्षशिला में बड़ी आसानी से दोबारा से शांति स्थापित की और विद्रोह का दमन किया। तो इसी तरह से जो ये बिंदुसार ने अशोक को भी तक्षशिला का क्या कर दिया, गवर्नर नियुक्त कर दिया। तो बिंदुसार ने विदेशी राज्यों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, यूनानी शासक एंटियोकस ने उसके दरबार में डिमेक्स को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। और इसी प्रकार मिस्र के सम्राट टॉलमी फिलाडेल्फस ने द्वितीय ने उसके दरबार में अपना जो राजदूत था डायोनीसियस उसको भेजा था। और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो बिंदुसार था उस समय का एक महान व्यक्तित्व था और उसके दरबार में जो विदेशी थे अपना राजदूत भेजना गर्व समझते थे। और 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की भी मृत्यु हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो अगली वीडियो लेके आऊँगी वो इसके बाद जो शासक हुए मगध की गद्दी पर जिन्होंने शासन किया उसके बारे में चर्चा करेंगे।